लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोहनी। बोहनी प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी है। प्रेमचंद का नाम आपने तो जरूर सुना होगा। मशहूर कहानीकार, उपन्यासकार, लेखक प्रेमचंद जी भारतीय साहित्य में अपना अलग ऊंचा मुकाम रखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम भारतीय हिंदी साहित्य और उर्दू अदब में भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियों में भारतीय कथा साहित्य को एक नई पहचान, नया जीवन प्रदान किया है। उन्होंने अपनी कहानियों के बल पर न केवल विश्व के महान लेखकों में अपना नाम शुमार कराया, बल्कि कथा सम्राट की उपाधि से अलंकृत भी हुए। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में देहात की जिंदगी की झांकियां प्रस्तुत की हैं। प्रेमचंद देहात में रहे पले बढ़े, इसलिए उनकी कहानियों में देहात की जिंदगी और वहां का रहन सहन और बोलचाल की भाषा आपको साफ दिखाई देगी। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान की मजलूम, गरीब और तंगदस्त जिंदगी का वर्णन जो प्रेमचंद ने किया है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रेमचंद ने कहानियों में जो मुकाम हासिल किया है उसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद जी ने समाज में फैली हुई नहुसत को दूर करने का प्रयास किया है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, एक व्यक्ति के हाथों काम में नहुसत होती है तो दूसरे व्यक्ति के हाथों अच्छा काम होता है, मतलब शुभ होता है। बोहनी कहानी भी इसी नहुसत को खत्म करने के बारे में है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर काट करने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़े रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतजार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलोरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भीड़ चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि एक पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलोरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना ज्यादा कर दिया तो कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई, आंसू पोंछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाए, पान अंदर से आया तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले के नीचे उतारें और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गरम करके उंडेल दिया, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ लेकिन कभी इतना ज्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वो आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों कर करें? खामोश बायकाट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भवों की कमान और बरौनियों का
نیزا اور مسکراہٹ کا تیر اس وقت بالکل کوئی اثر نہیں کرتے جب آپ آنکھیں لال کیے، آستینے سمیٹے اس لیے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ ناشتہ اور پہلے کیوں نہیں تیار ہوا، تب سالن میں نمک اور پان میں چونا زیادہ کر دینے کی سوائے بدلہ لینے کا ان کے ہاتھ میں اور کیا سادھن رہ جاتا ہے۔ خیر 3-4 دن کے بعد ایک دن میں صبح کے وقت تمبولن کی دکان پر گیا تو اس نے میری فرمائش پوری کرنے میں زیادہ مستعدی نہ دکھلائی۔ 1 منٹ تک تو پان پھیرتی رہی، پھر اندر چلی گئی اور کوئی مسالہ لیے ہوئے نکلی۔ میں دل میں خوش ہوا کہ آج بڑے ودھی پوروک گلوریاں بنا رہی ہے، مگر ابھی وہ سڑک کی اور پرتیکشا کی آنکھوں سے تاک رہی تھی کہ جیسے دکان کے سامنے کوئی گراہک ہی نہیں، اور گراہک بھی کیسا جو اس کا پڑوسی ہے اور دن میں 20 ہی بار آتا ہے۔ تب تو میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، میں کتنی دیر سے کھڑا ہوں، کچھ اس کی بھی خبر ہے؟ تمبولن نے چھما یاچنا کے سور میں کہا، ہاں بابو جی، آپ کو دیر تو بہت ہوئی، لیکن 1 منٹ اور ٹھہر جائیے۔ برا نہ مانیے گا بابو جی، آپ کے ہاتھ کی بوہنی اچھی نہیں ہے۔ کل آپ کی بوہنی ہوئی تھی، دن میں کل 6 آنے کی بکری ہوئی۔ پرسوں بھی آپ ہی کی بوہنی تھی، 8 آنے کے پیسے دکان میں آئے تھے۔ اس کے پہلے 2 دن پنڈت جی کی بوہنی ہوئی تھی، دوپہر تک 2.5 روپے آ گئے تھے۔ کبھی کسی کا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا بابو جی۔ مجھے گولی سی لگی۔ مجھے اپنے بھاگیشالی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ابھاگے دنیا میں کم ہوں گے۔ اس سامراجیہ کا اگر میں بادشاہ نہیں تو کوئی اونچا منصب دار ضرور ہوں، لیکن یہ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ نحوست کا داغ برداشت کر لوں، کوئی مجھ سے بوہنی نہ کرائے، لوگ صبح کو میرا منہ دیکھنا اپشگن سمجھیں، یہ تو گھور کلنک کی بات ہے۔ میں نے پان تو لے لیا، لیکن دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اس نحوست کے داغ کو مٹا کر ہی چھوڑوں گا۔ ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرے ایک دوست آ گئے، بازار ساگ بھاجی لینے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنی تمبولن کی خوب تعریف کی۔ وہ مہاشے ذرا سوندریہ پریمی تھے اور مزاقیہ بھی، میری اور شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولے، اس وقت تو بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ابھی پانوں کی ضرورت ہی ہے۔ میں نے کہا، پیسے مجھ سے لے لو، ہاں یہ منظور ہے، مگر کبھی تقاضا مت کرنا، یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو کیا مفت میں کسی کی آنکھ چڑھنا چاہتے ہو؟ مجبور ہو کر ان حضرت کو 1 ڈھولی پان کے دام دیے۔ اسی طرح جو مجھ سے ملنے آیا اس سے میں نے اپنی تمبولن کا بخان کیا۔ دوستوں نے میری خوب ہنسی اڑائی، مجھ پر خوب فقطیاں کسیں، مجھے چھپ رستم، بھگت جی اور نہ جانے کیا کیا نام دیے گئے، لیکن میں نے ساری آفتیں ہنس کر ٹالی۔ یہ داغ مٹانے کی مجھے دھن سوار ہو گئی۔ دوسرے دن جب میں تمبولن کی دکان پر گیا تو اس نے فوراً پان بنائے اور مجھے دیتی ہوئی بولی، بابو جی کل تو آپ کی بوہنی بہت اچھی ہوئی، کوئی 3.5 روپے آئے، اب روز بوہنی کرا دیا کرو۔ 3-4 دن لگاتار میں نے دوستوں سے سفارشیں کی، تمبولن کی استتی گائی اور اپنی گرہ سے پیسے خرچ کر کے سرخروئی حاصل کی، لیکن اتنی ہی دنوں میں میرے خزانے میں اتنی کمی ہو گئی کہ کھٹکنے لگی۔ یہ سونگ اب زیادہ دنوں تک نہ چل سکتا تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دنوں اس کی دکان سے پان لینا چھوڑ دوں۔ جب میری بوہنی ہی نہ ہوگی تو مجھے اس کی بکری کی کیا فکر ہوگی۔ دوسرے دن ہاتھ منہ دھو کر میں نے ایک الائچی کھا لی اور اپنے کام میں لگ گیا، لیکن مشکل سے آدھا گھنٹہ بیتا ہوگا کہ کسی کی آہٹ ملی۔ آنکھ اوپر اٹھاتا ہوں تو تمبولن گلوریاں لے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ مجھے اس وقت اس کا آنا جی پر بہت بھاری گزرا، لیکن اتنی بے مروتی بھی تو نہیں ہو سکتی تھی کہ دھتکار دوں۔ بولا، تم نے ناحق تکلیف کی، میں تو آ ہی رہا تھا۔ تمبولن نے میرے ہاتھ میں گلوریاں رکھ کر کہا، آپ کو دیر ہوئی تو میں نے کہا میں ہی چل کر بوہنی کراؤں۔ دکان پر گراہک کھڑے ہیں مگر کسی کی بوہنی نہیں کی۔ کیا کرتا، گلوریاں کھائی اور بوہنی کرائی۔ جس چنتا سے مکتی پانا چاہتا تھا وہ پھر فندے ہی کی طرح گردن پر چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میرے دوست 2-4 دن تک اس کے یہاں پان کھائیں گے تو آپ ہی اس سے ہل جائیں گے اور میری سفارش کی ضرورت نہ رہے گی، مگر تمبولن شاید پان کے ساتھ اپنے روپ کا بھی کچھ مول کرتی تھی، اس لیے ایک بار جو اس کی دکان پر گیا دوبارہ نہ گیا۔ 2 رسک نوجوان ابھی تک آتے تھے، وہ لوگ ایک ہی ہنسی میں پان اور روپ درشن دونوں کا آنند اٹھا کر چلتے بنے تھے۔ آج مجھے اپنی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے پھر سے پورے
1.5 रुपए खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हुआ कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वो घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वो घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात तो खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आजादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला पर फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी, उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आजादी का नशा था। हर एक चीज मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वो तंबोलिन लपकी वाली आ रही है। कुछ न पूछूं उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वो ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ न रहने दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपए। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपए है। 10 रुपए में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपए? आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूं। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ? पेशगी किराया दे चुका हूँ। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपए तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपए कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ और किसी के नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार लगाऊं, पर जुबान इतनी बेमुरव्वत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहो न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है तो मैं रोज यहाँ आकर बोहनी कर लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ चली आऊंगी। 2 मील ही तो है। आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलौरियां लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियां ली, पैसे दिए और कुछ गश किसी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी कि इस मुसीबत से क्यों कर गला छुड़ाऊं। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नजर नहीं आती। सुरखुरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरवती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूंगा। तो दोस्तों, आपको कौन कौन सी कहानियाँ पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।